नमस्कार। आज हम लोग जिस पेपर के बारे में पहले बात करने वाले हैं उस पेपर का नाम है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। ये पेपर जो है कम्प्लीटली 50 मार्क्स का है, जिसमें 35 मार्क्स का एक्सटर्नल असेसमेंट है और 15 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है। इस पेपर में कुल 4 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है जेंडर इश्यूज एंड की कॉन्सेप्ट्स, जिसमें जेंडर के बारे में, पैट्रियार्की के बारे में, सेक्सुअलिटी, जेंडर बायस या जेंडर एम्पावरमेंट के बारे में बात की गई है। दूसरी यूनिट है जेंडर इश्यूज, पैराडाइम शिफ्ट, जिसमें हिस्टोरिकल लैंडमार्क, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन और अलग अलग जो एजुकेशन कमीशन हुए हैं उनकी जो रिकमेंडेशन रही है गर्ल एजुकेशन के, उसके बारे में बात की गई है। उसके अलावा जो पंचवर्षीय योजनाएं अलग अलग समय पर आई हैं उनके बारे में बात की गई है। इसकी अगली यूनिट है जेंडर एंड एजुकेशन। जितने भी इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन के, प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति क्या है, सेकेंडरी एजुकेशन की स्थिति क्या है, हायर एजुकेशन, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन की स्थिति क्या है। इसके अलावा कौन कौन से चैलेंजेस हैं, रेमेडीज है, कौन कौन से इश्यूज हैं, इसके बारे में बात की गई है। अगला है, आखिरी यूनिट है जेंडर एंड सोशल डेवलपमेंट, जेंडर एंड सोशल मोबिलिटी, वोमेन एंड ह्यूमन रिसोर्स, वोमेन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज, अध्यापक की भूमिका क्या हो सकती है, इसके बारे में बात। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक है, जो कि है हिस्टोरिकल लैंडमार्क से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें महिलाओं की स्थिति की, तो महिलाओं की स्थिति न केवल भारत बल्कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में एंशिएंट टाइम में, प्राचीन काल में बहुत विषम परिस्थितियां रही हैं। फ्रेंच वुमेन, जैसा सामने लिखा गया है, डिमांडेड द राइट टू वोट फर्स्टली इन 1791। इसका मतलब यह है कि इससे पूर्व वहां महिलाओं को मत देने का अधिकार या वोट देने का अधिकार भी नहीं था, और बहुत लंबे आंदोलन के बाद 1944-45 में उन्हें राइट मिला। वोट के अलावा एक चीज और थी, समान काम के लिए समान वेतन, यानी कि इक्वल वेजेस का प्रोविजन नहीं था। इसके लिए भी विश्व में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मूवमेंट हुए हैं। उसके बाद वुमेन्स की स्थिति में थोड़ा सुधार आया, हम लोग कह सकते हैं। हमारे संविधान का, भारत की हम लोग बात करें, संवैधानिक स्थिति की बात करें, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 भी यही बात करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, धर्म, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात करें महिलाओं की, तो हम लोग 3 तरीके से इसे कह सकते हैं। पहला है वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, तीसरा है मध्यकाल या मुस्लिम काल। वैदिक काल की हम लोग बात करें तो वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति जो थी बहुत बेहतर थी। उनको शिक्षा दी जाती थी, उनको जितने भी संस्कार हुआ करते थे, धार्मिक संस्कार हुआ करते थे, उसमें सम्मिलित किया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ, उनमें अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए, जिनमें वेदों का अध्ययन उनके लिए वर्जित हो गया, धार्मिक संस्कारों से उसको दूर कर दिया गया, विधवा विवाह नाम कुरीतियां प्रारंभ हो गई, उनकी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी गई। इस कारण क्या हुआ, उनकी स्थिति और निम्न होती चली गई। और एक और कुरीति जो उसमें शुरू हुई वो थी बाल विवाह। बाल विवाह शुरू होने के साथ क्या हुआ, स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो गई और इनका परम कर्तव्य केवल पति की सेवा माना गया, और पति को परमेश्वर का दर्जा बन गया, परमेश्वर बन गए। और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार जो स्त्री के लिए माना गया था वो था सती होना, यानी कि पति की मृत्यु हो जाने पर पति के साथ चिता में जल जाना। अब हम लोग बात करते हैं मध्यकाल या मुस्लिम काल की, तो इतिहासकार बताते हैं कि मुस्लिम काल में मुस्लिम आक्रांताओं से रक्षा हेतु सतीत्व की जो प्रथा थी उसको और अधिक कड़ा कर दिया गया। और ऐसा नहीं था कि केवल निम्न और जो मध्यम वर्ग की महिलाएं थी उन पर लागू था, उच्च स्तर की महिलाओं पर या उच्च वर्ग से जो ताल्लुक रखती थी उन महिलाओं के साथ ये और सख्ती से लागू किया गया था।
और मुस्लिम और हिंदू महिलाओं की हम लोग बात करें कि मुस्लिम स्त्रियों को तुलनात्मक रूप से धर्म ग्रंथों द्वारा अधिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन वहां भी क्या था, पर्दा प्रथा और अशिक्षा जो कुप्रथाएं थी या जो कारण थे, उनको अपने विशेषाधिकारों की जानकारी बिल्कुल भी प्राप्त नहीं थी। दोनों ही धर्मों की हम लोग अगर बात करें तो स्त्रियों की स्थिति एक जैसी ही थी। दोनों ही अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व पारिवारिक जो नियोग्यताएं थी, उनका शिकार थी महिलाएं। और यह स्थिति क्या थी, बहुत लंबे समय तक चलती रही। इसी के फलस्वरूप क्या हुआ, एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, या हम लोग कह सकते हैं नई विचारधारा ही मानवतावादी और समतावादी भावनाओं का सूत्रपात हुआ। और 19वीं शताब्दी में अनेक ऐसे सुधार आंदोलन चलाए गए और स्त्रियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भी कई आंदोलन चलाए गए। इसमें हम लोग पहली बात करेंगे ब्रह्म समाज की। इसकी स्थापना, जैसा आप लोग जानते हैं, राजा राम मोहन राय ने करी थी 1828 में। ब्रह्म समाज जो था, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं पारंपरिक हिंदू धर्म के सुधार के लिए चलाया गया आंदोलन था। और ये जो जड़वादी विचारधारा है, दुराग्रही उपबंध जो थे पहले से, उन पर एक तरीके से प्रहार था, क्योंकि उसमें कई तरीके की कुप्रथाएं चलती थी, जैसे बाल विवाह, संपत्ति में सीमित अधिकार थे, सती प्रथा, कई तरीके की कुप्रथाएं थी। तो उनका उन्मूलन करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसके एक प्रमुख उदाहरण 1829 में तत्कालीन जो वायसराय हुआ करते लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए या सती प्रथा को दूर करने के लिए एक कानून पारित किया। तो इस तरीके से क्या हुआ, सती प्रथा का उन्मूलन हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और हुए हैं केशव चंद्र सेन। इन्होंने महिलाओं के लिए घर पर संपूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई और स्त्रियों हेतु बाम बोधिनी नामक एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इन्हीं के प्रयास थे एक सिविल मैरिज एक्ट 1872 में जो पास किया गया था। इसमें अंतरजातीय विवाह व तलाक के प्रावधानों के साथ साथ विवाह की जो न्यूनतम आयु थी वो तय कर दी गई, जो बालिकाओं के लिए 14 वर्ष और बालकों के लिए 18 वर्ष थी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रार्थना समाज की। ब्रह्म समाज जो इससे पूर्व में बना था, उसकी हम लोग बात करें तो वो केवल बंगाल और उत्तरी भारत तक ही सीमित रहा। तो पश्चिमी और दक्षिणी भारत में ब्रह्म समाज के उद्देश्यों को एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके लिए एक नए समाज या प्रार्थना समाज की स्थापना की गई और जैसा कि सामने दिया गया है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। आगे चलकर एमजी रानाडे तथा आरजी भंडार नायके थे, उनके द्वारा इसको और सुदृढ़ता प्रदान की गई है। 1869 में प्रार्थना समाज के द्वारा ही बॉम्बे विडो रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज के तत्वाधान में ही आरजी भंडारकर तथा एमजी चंद्रावरकर के द्वारा 1916 में, जैसा कि सामने लिखा गया है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बॉम्बे में की गई। प्रार्थना समाज का आंदोलन सबसे अधिक जो जोर था वो स्त्री शिक्षा के विस्तार पर दिया गया था। तो यह है प्रार्थना के बारे में। आगे चलते हैं। आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी और दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इनका जो प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो था। यह एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं धार्मिक जागरण के द्वारा समाज सुधार करने वाला एक प्रमुख आंदोलन था। स्त्रियों हेतु आवश्यक शिक्षा, कानून के द्वारा बाल विवाह निषेध, बाल विधवा विवाह, पुनर्विवाह का समर्थन उन्होंने किया था, लेकिन कुछ चीजों के पूर्णतः विरुद्ध थे, जैसे तलाक, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह तथा स्त्रियों के घर के बाहर कामकाज के इनकी विचारधारा जो थी बिल्कुल विरुद्ध थी। वैदिक व्यवस्था में स्त्री की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जो कार्य किए गए, उन्होंने स्त्री पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन या मील के पत्थर के रूप में हम लोग कह सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम धर्म में भी कई सुधार आंदोलन चलाए गए।
क्योंकि महिलाओं की स्थिति भी मुस्लिम धर्म में भी बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे भोपाल में बेगम सैयद अहमद खान थे, अलीगढ़ में शेख अब्दुल्ला थे तथा लखनऊ में करमत हुसैन जैसे व्यक्तियों ने स्त्री शिक्षा पर बहुत एम्फेसाइज किया, बहुत ज़्यादा जोर दिया, अलग अलग आंदोलन चलाए। 1916 में जैसा सामने लिखा गया है, बेगम सैयद अहमद खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम स्त्री सम्मेलन की स्थापना की और इन सभी लोगों ने, चाहे वो लखनऊ के करमत हुसैन हो, अलीगढ़ में शेख अब्दुल्ला हो या भोपाल के बेगम सैयद अहमद खान हो, इन्होंने स्त्री शिक्षा में इन्होंने माना कि शिक्षा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इनका जो प्रमुख कार्य क्षेत्र रहा मुस्लिम धर्म में वो स्त्री शिक्षा रहा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ व्यक्तिगत प्रयासों की। तो व्यक्तिगत प्रयासों सबसे पहला नाम लिखा गया ईसाई मिशनरी 1819 इसमें लिखा गया है। महिलाओं की स्थिति में उत्थान हेतु कलकत्ता में इनके द्वारा तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई। दूसरा है जेईडी बेटन 1859, इन्होंने कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय स्थापित किया जिससे बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था हो सके। पंडित रमाबाई की हम लोग बात करें, इन्होंने पूना सेवा सदन नाम से एक विधवा आश्रम की स्थापना करी। इसके अलावा शारदा सदन भी इन्होंने स्थापित किया और गुजराती स्त्री मंडल भी इन्होंने स्थापित किया। पूना में डॉक्टर डी के करवे ने 1899 में एक विधवा आश्रम की स्थापित किया। विधवाओं की स्थिति अगर हम लोग कहें तो उस समय के या तत्कालीन जो समाज था उसमें बहुत ज़्यादा खराब थी। व्यक्तिगत प्रयासों की बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रहा है, जिन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, इन्होंने अपने के स्वयं के प्रयत्नों से 25 बालिका विद्यालयों और स्कूलों की स्थापना की। मैथन स्कूल के सचिव के रूप में भी बालिका उच्च शिक्षा पर बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1856 ईस्वी में विधवा विवाह कानून बनाया गया पहली बार, और भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह जो हुआ था वो 7 दिसंबर 1856 को इन्हीं की प्रेरणा और देखरेख में हुआ था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश या साउदर्न रीजन की, तो कंडकूरी वीरेसलिंगम ने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह पर वही कार्य किया जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी द्वारा किया गया था। वीरेसलिंगम ने पश्चिमी दृष्टिकोण को फॉलो करते हुए सह शिक्षा का समर्थन किया और अलग अलग पत्रिकाओं का इन्होंने और नाटकों का आयोजन इन्होंने किया। इस हेतु इनकी पत्रिका विवेक वर्धन और नाटक जो है ब्रह्म विवाहम, ये बाल विवाह, दहेज प्रथा, अल्पायु लड़कियों को का वृद्ध पुरुषों से विवाह आदि कुरीतियों का मजाक इसमें उड़ाया गया है। 1879 में विधवा विवाह समुदाय नामक एक संगठन बनाया गया इनके द्वारा। 1897 में मद्रास तथा 1905 में राजमंदरी में विधवा आश्रम का निर्माण इनके द्वारा कराया गया। 1883 में इन्होंने पूर्णतः स्त्री हितों के संवर्धन के लिए साथी हित बोधिनी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ करवाया। देवदासी प्रथा तथा वैश्यावृत्ति का इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया। वीरेसलिंगम की अगर हम लोग बात करें तो इनका पूरा जीवन जो था वो स्त्री उत्थान को समर्पित था। इसके अलावा कुछ अन्य आंदोलन भी इसमें है, मैं आपको बताऊं। जैसे सामने लिखा गया है, बहराम जी मालाबारी बाल विवाह के खिलाफ थे बहुत ज़्यादा। इसके अलावा स्वर्ण कुमारी देवी जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बहन थी, 1882 में इन्होंने शक्ति समिति की स्थापना की थी। इसके अलावा सरला देवी चौधरी जो स्वर्ण कुमारी देवी की बेटी थी, 1901 में इनके द्वारा अखिल भारतीय महिला संगठन की स्थापना की गई। 1917 में एनी बेसेंट द्वारा महिला संघ की स्थापना की गई, जैसा कि सामने लिखा गया है। लेकिन महिलाओं के अंदर भी मैं आपको बताऊं, जाति व धर्म के आधार पर या वर्ग के आधार पर भी कई आंदोलन चलाए गए, जिसमें ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके द्वारा सत्य शोधक मंडल की स्थापना की गई। उसका उद्देश्य क्या था? उच्च वर्गीय और मध्यम वर्गीय जो महिलाएं हैं, शूद्र वर्गीय की जो महिलाएं हैं, उनके बीच मेल मिलाप बढ़ाना था। इसके अलावा इन्होंने कई स्कूल भी स्थापित किए। आगे मुक्ताबाई व ताराबाई शिंदे, इनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है।
और नारीवादी दृष्टिकोण या फेमिनिस्टिक जो व्यू था उसको विकसित करने में इन्होंने अ, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। इसके अलावा निम्न जाति की महिलाओं के लिए शिक्षा संबंधी सुधारों पर इन्होंने जोर किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो एक वैश्विक सोसाइटी थी, 1879 में भारत में इसकी जड़ें पड़ी। तो इसने भी समाज सुधार आंदोलनों या महिलाओं की स्थिति को सुधार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। शारदा एक्ट, बाल विवाह अधिनियम की हम लोग बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, 1929 में आया था, जो कि हरविलास शारदा जी थे, एक आर्य समाजी थे, उनके द्वारा इसका सूत्रपात किया गया। एक शिक्षाविद थे, न्यायाधीश थे। इसके अलावा राजनेता भी हम लोग समाज सुधारक भी उनको कह सकते हैं। तो ये प्रमुख चीजें थी जो स्त्रियों के उत्थान हेतु या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए की गई या उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए की गई। अभी के लिए धन्यवाद।